मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने बेसिक्स ऑफ शॉक के बारे में बताया था। आज मैं शॉक के बारे में एक ओवरव्यू दूंगा और शॉक का क्या कारण है और कारण के ही ग्राउंड पे उसको कितने भागों में विभक्त किया गया है, कितने टाइप्स ऑफ शॉक्स। तो पहले तो ये बता दूं मैं, शॉक बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। फिजियोलॉजिकल फिनोमिना मतलब बॉडी में कोई भी एक्शन होता है वो एक फिजियोलॉजी चलता है। यूरिन फॉर्मेशन फिजियोलॉजिकल है, ब्रीदिंग फिजियोलॉजिकल है, सर्कुलेशन फिजियोलॉजिकल है। तो उसी सर्कुलेशन में जो है आर्टीरियल सिस्टम में जो ब्लड फ्लो होता है, ये मेरा आर्टरी है और इसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है। तो ये फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है कि शॉक में ये ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ये स्लो हो जाता है। और इस फिजियोलॉजिकल फिनोमेना के कारण पैथोलॉजिकल चेंजेस होता है। अब जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो जो टिश्यू जहां पे कि ब्लड का सप्लाई हो रहा है, तो ये टिश्यू में ब्लड अगर नहीं जाएगा तो क्या होगा? टिश्यू में हाइपोक्सिया हो जाएगा। टिश्यू में हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया यानी डिक्रीज्ड ऑक्सीजन टेंशन, क्योंकि ब्लड में जो है ऑक्सीजन सप्लाई होता है, तो ऑक्सीजन कम हो गया। ये एक बेसिक शॉक में रीजन है। दूसरा, इसको शॉक को हम कैसे पहचानते हैं? तो क्लिनिकली जब हम देखते हैं किसी को भी तो उसको कहते हैं हम क्लिनिकल कंडीशन है शॉक। शॉक एक क्लिनिकल कंडीशन है और उसमें क्या दिखता है तो बताया था मैंने, एक्यूट ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा फॉल कर जाना सडनली, एक्यूट। दूसरा क्या होता है कि उसमें कोल्ड एंड पेल स्किन, शरीर जो है बिल्कुल उसका जो है वो ठंडा हो जाएगा और उसमें काफी प्रेस्पिरेशन होगा, माना पसीना होगा, मैसिव। तो डिक्रीज ब्लड प्रेशर, कोल्ड स्वेट्स। इसके साथ साथ जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो क्या होगा? पल्स जो है वो बहुत पता नहीं चलेगा, इम्परसेप्टिबल होगा। पल्स जो है वीक हो जाएगा। वीक होने के साथ साथ क्या होगा? पल्स का रेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज रेट। अब इंक्रीज रेट, पल्स बढ़ने से क्या होगा? ये भी एक फिजियोलॉजी है। पल्स जो है ये डिपेंड करता है, जैसे ये पल्स का वेव है, ये एम्पलीट्यूड ये डिटरमाइन करता है कि आपको पल्स जो फील होता है, पल्स प्रेशर जिसको कहते हैं, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया उस समय और जब रिलैक्स किया, दोनों के बीच का जो ये है, इसको पल्स प्रेशर कहते हैं। ये एम्पलीट्यूड हुआ, ये वेव नॉर्मली होता है। शॉक में क्या होगा? ये रेट जो बढ़ जाता है शॉक में, ये पल्स अब इस तरह से होगा। इसको थोड़ा जूम कर दो, ये इस तरह से पल्स हो जाएगा, माने इसका एम्पलीट्यूड घट गया और इसका रेट बढ़ गया। ये रेट बढ़ गया। रेट जब बढ़ गया तो अगर हार्ट जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हार्ट में ब्लड फिल होने के पहले कॉन्ट्रैक्ट कर गया, तो फिलिंग जब नहीं हुआ और कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो मतलब है कि वो ब्लड फ्लो कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। तो जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो फिर क्या होगा? ये ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, टिश्यू में हाइपोक्सिया हो गया। ये एक शॉक है। अब इसी आधार पर किन कारणों से ऐसा होता है? तो कारणों में सबसे पहले जो कॉमन कॉज है, जैसा मैं बताना चाहूंगा, ये हार्ट है हमारा, ये चैम्बर्स है और ये हार्ट में ब्लड आता है, फिल होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 से भरा हुआ, O2 प्लस वाला ब्लड आता है। कहां से आता है? तो ये लंग्स से आता है। ये लंग्स में जो है पूरा शरीर का इम्प्योर ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इम्प्योर ब्लड है वो आता है कहां पे? लंग्स में आता है, वेन से, वेनस सिस्टम से, पूरे शरीर से। अब वो यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है लंग्स के अंदर में। ऑक्सीजनेशन के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। लेफ्ट एट्रियम से ये वाल्व के द्वारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और यहाँ से फिर ये एओर्टा के द्वारा ये बाहर निकलता है, ये आर्टीरियल सिस्टम में चला जाता है। यही आर्टीरियल सिस्टम जो मैंने यहाँ बनाया, आर्टरी में चला गया, वो अल्टीमेटली कैपिलरीज के थ्रू टिश्यू में चला जाता है। तो जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड जो है इसमें निकल रहा है।
जिसको कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, या इसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया एक बार, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड निकला उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। इसके साथ साथ अगर कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट किया एक मिनट में, वो डिपेंड, उसको कहते हैं हार्ट रेट। ये दोनों मिलके होगा कार्डियक आउटपुट। प्रति मिनट कितना ब्लड सर्कुलेशन में गया, वो इससे होता है। अब इसमें जो है एक और हम जोड़ देते हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या चीज है? ब्लड वेसल्स का नॉर्मल ये ल्यूमेन है, मान लिया ये ल्यूमेन, और अगर ब्लड वेसल्स फैल गया तो उसका ल्यूमेन बढ़ गया, ये इतना ज्यादा हो गया। ये नॉर्मल, ये था नॉर्मल था, ये जब डायलेट कर गया तब हुआ डायलेटेड। तो ये अगर यही कंस्ट्रिक्ट कर गया, पतला हो गया, तो ये हो गया कंस्ट्रिक्टेड। ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर गया, थोड़ा सा जूम कर दो। तो ये ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर गया, तो कंस्ट्रिक्ट करने से पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब जो ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है उसको बढ़ने में रेजिस्टेंस का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। तो जब भी शॉक होता है तो बॉडी में डिफेंसिव मैकेनिज्म है। शॉक का मतलब है एक्यूट ब्लड प्रेशर फॉल्स के डिफेंसिव मैकेनिज्म के तहत जो है सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होता है, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, और उस सिंपैथेटिक डिस्चार्ज के कारण जो है वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। जो ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो आर्टेरियल सिस्टम है वो सब कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। नतीजा क्या होता है कि इसमें प्रेशर को मेंटेन कर लेता है एक हद तक। कितना ब्लड या बॉडी फ्लूइड कम होने से वेसो कंस्ट्रिक्शन के द्वारा वो मेंटेन कर लेता है ड्यू टू प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, ड्यू टू सिंपैथेटिक डिस्चार्ज। और अगर वो फेल कर जाता है तो वो प्रोग्रेसिव शॉक हो जाता है। मतलब शॉक को हम अगर टाइप्स किया जाए तो इनिशियल शॉक होगा, इनिशियल शॉक जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इनिशियल शॉक किसको कहेंगे? अब जैसे कि हम शॉक के कारणों पे आ जाए तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉज जो शॉक का होता है वो होता है हाइपोवॉलेमिक शॉक। हाइपोवॉलेमिक शॉक माने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड की कमी हो गई या वाटर एंड सॉल्ट की कमी हो गई, किसी भी कारण से उसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो वॉल्यूम जब कम हो गया तो उसको हाइपोवॉलेमिक शॉक कहते हैं। इसमें है ब्लीडिंग होगा एक्सेसिव। ये ब्लीडिंग जो है हो सकता है कि आपको रिवील्ड हो, मतलब दिखाई पड़े, या अगर होगा कंसील्ड, मतलब जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा है ब्लड, जो इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है। तो एक्सटर्नल ब्लीडिंग का तो अंदाजा हमको लग जाता है कितना ब्लड लॉस हुआ है, उसको हम प्रेशर से बंद करने का भी उपाय है, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग का पता नहीं चलता है कि कितना ब्लीडिंग हुआ। तो हम ब्लीडिंग के सापेक्ष में अगर हम जाते हैं तो 750 ml अगर ब्लड निकलता है, यानी 15% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। मालूम है कि ब्लड वॉल्यूम जो है 5 लीटर होता है, 5 लीटर मेरा ब्लड वॉल्यूम है। तो 15% 750 ml ब्लड अगर लॉस होता है सडनली, तो शरीर में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, क्योंकि अब सिस्टम में से ब्लड घट गया है तो फ्लो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम होगा तो टिश्यू को थोड़ा सा सफर करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें और भी मैकेनिज्म है जो बॉडी में कि इसका ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, और एक्सेप्ट कि थोड़ा सा ब्लड फ्लो घट जाता है। ब्लड फ्लो घट जाएगा तो ऑर्गन सिस्टम का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होगा। यही अगर 750 से 1500 ml अगर ब्लड लॉस हो जाता है तो फिर जो है जो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होके बॉडी में वो सारा कंपनसेट करके टेक ओवर कर लेता है और ब्लड फ्लो को मेंटेन करने का कोशिश करता है, फिर भी ब्लड फ्लो कम होगा। तो कैसे मेंटेन करता है? तो इसमें टेकिकार्डिया होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, सांस की गति बढ़ जाएगी। सांस की गति बढ़ेगी तो उसमें ऑक्सीजनेशन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजनेशन में हेल्प करेगा। हार्ट रेट ज्यादा होगा, रेस्पिरेशन रेट ज्यादा हो जाएगा, टेकिपनिया जिसको कहते हैं, ये टेकिकार्डिया। इसमें जो है पल्स प्रेशर जो है कम हो जाएगा। पल्स प्रेशर किसको कहते हैं? ये पल्स प्रेशर है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। टेकिकार्डिया जब भी होगा तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, तो पल्स प्रेशर कम हो गया। ब्लड प्रेशर जो है ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा।
डायस्टोलिक मतलब जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है उसके कारण उस समय जो प्रेशर होगा आर्टेरियल सिस्टम पर, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है उस समय कम हो जाएगा, लेकिन सिस्टोलिक मेंटेन रहेगा। सिस्टोलिक बीपी विल बी मेंटेन्ड। अब यही अगर 1500 से ज्यादा लॉस हो गया, 1500 ml से ज्यादा अगर लॉस हो गया 3000 ml तक, तब यहाँ इन सब चेंजों के साथ साथ मेरा बीपी बहुत फॉल करने लगेगा, और ये सारा सिस्टम जो शॉक का फाइंडिंग से सब होगा। तो ये जो बीपी फॉल करेगा, इसको इमीडिएट अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अगर इसको हम मैनेज नहीं करते हैं तो फिर ये स्थिति खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, और वो टिश्यू हाइपोक्सिया बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ ब्लड फ्लो बहुत घट गया बीपी कम होने के कारण। अगर ये 3 लीटर से ज्यादा लॉस हो गया, मोर देन 3000 ml ब्लड लॉस अगर हो गया, तो उस हालात में ये फिर हाइपोक्सिया इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये फिर इरिवर्सिबल शॉक में जाने का संभावना रहता है। इरिवर्सिबल माना जिसको कि रिवर्स नहीं किया जा सके। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जबकि हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। और ये तो ये हो गया हाइपोवॉलेमिक शॉक ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड। अब यही हाइपोवॉलेमिक शॉक जो है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट होगा। बॉडी में सिस्टम में जो है सोडियम पोटेशियम, अब जैसे कि बॉडी में ये वेस्कुलर सिस्टम है, टोटल बॉडी वाटर कितना पानी है शरीर में, 60% ऑफ बॉडी वेट, मतलब 70 साल के किलो के आदमी में 42 लीटर पानी है। अब इस 42 लीटर का पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो इस 42 लीटर में फिर 60% जो है वो सेल के अंदर में होगा। ये सेल के अंदर में इंट्रा, सेल के अंदर, ये हो गया इंटर, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल या इंटर, बिटवीन द सेल। इसमें जो होगा ये 40% यहाँ हो गया सेल के अंदर, 20% बाहर हो गया। इस बाहर का जो 20% है इसमें 15% बल्कि ये यहाँ पे होगा, और 5% जो है ब्लड जो है 40% एंड 60%, 60% हो गया सेल के अंदर, 40% हो गया सेल के बाहर वाटर, और इस 40% में जो इंटरस्टिशियल सेल है जो कि सेल के बाहर है, वो कहाँ कहाँ हो सकता है कि इसको एक तो हो गया इंटरस्टिशियल दोनों सेल के बीच में, फिर इसमें हो जाएगा कि लिम्फेटिक, फिर हो जाएगा कि वेस्कुलर, ये जैसे ब्लड वेसल है वेस्कुलर का मतलब है कि ब्लड वेसल के अंदर, तो वेस्कुलर में क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। आपको पता है कि ब्लड का 45% प्लाज्मा होता है, जिसमें कि प्लाज्मा का 98% या 86% जो है प्लाज्मा में वाटर ही होता है। इसके अलावा ये होता है ट्रांससेलुलर फ्लूइड। क्या है ये, जैसे गट है, इंटेस्टीन है, इंटेस्टीन में जो पानी या वाटर है या सिक्रीशंस है जो भी प्रेजेंट है वो उसको ट्रांससेलुलर कहते हैं। तो जब भी एक्यूट डायरिया हुआ, बहुत ज्यादा पानी जो है शरीर से निकल रहा है मोशन के दौरान, या बहुत एक्यूट रिपीटेड वॉमिटिंग होता है काफी, तो इस डायरिया और वॉमिटिंग इन दोनों के केस में काफी फ्लूइड एंड सॉल्ट का लॉस होता है। साथ ही अगर बर्न हो गया, मैसिव बर्न, बहुत ज्यादा जल गया, तो उसमें भी काफी लॉस होता है। फिर जो है हीट स्ट्रोक, आजकल गर्मी के दिनों में जैसे काफी लू लग गया तो शरीर का पानी सूख गया कहते हैं ना, तो ये सारा वाटर का लॉस होता है। और दिस ऑल्सो कॉजेज शॉक। शॉक का मतलब है कि ब्लड प्रेशर को कम करता है, ब्लड प्रेशर कम होगा तो ब्लड फ्लो कम होगा और सारा फिर फिनोमेना लगेगा। सो इन दिस वे दिस इज हाइपोवॉलेमिक शॉक। इसका 2 कारण है। दूसरा एक जो सबसे है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक मतलब हार्ट जो है मेरा, हार्ट जो पंप कर रहा है, तो इसका मसल्स अगर कमजोर हो गया है तो मसल डैमेज है, तो मसल डैमेज है तो उसमें कम कांटेक्ट करेगा, हार्ट से ब्लड कम निकलेगा, ये मसल डैमेज, ये हार्ट अटैक या माइकार्डियल इंफार्क्शन में होता है।
दूसरा हार्ट का रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया या इरेगुलर हो गया। वही हमने बताया कि हार्ट रेट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, कम ब्लड निकलेगा, कम ब्लड निकलेगा, इफेक्टिव सर्कुलेशन में ब्लड कम जाएगा, तो क्या होगा, वो एक शॉक का स्टेज होगा जो कि बीपी को लो कर देगा। तो ड्यू टू रीजन्स ऑफ द हार्ट अगर पेशेंट शॉक में जाता है तो दैट इज कॉल्ड कार्डियोजेनिक शॉक। तीसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, मतलब यहां जो प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, प्योर ब्लड के आने में बाधा, कहां से बाधा हो रहा है, तो ये जिस ब्लड वेसल से आता है पल्मोनरी, इस पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में अगर थ्रोम्बोसिस हो गया, थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में अगर थ्रोम्बोसिस होगी तो ये ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आ पाएगा। दूसरा हो गया कि ये लंग्स है, लंग्स पर अगर प्रेशर हो जाए, बाहरी दबाव, जैसे एक्सीडेंट के केसेस में होता है कि इसके बाहर जो स्पेस है प्लूरा का जो कवरिंग है, इसके बीच में ब्लड जमा हो गया ड्यू टू इंजरी एक्सीडेंट के कारण, तो ब्लड जमा हो गया तो हीमोथोरेक्स कहते हैं। और अगर यही जो है यहाँ रिब के फ्रैक्चर के कारण एल्वुलाई में अगर रप्चर हो गया तो एल्वुलाई का ऑक्सीजन जो है इस स्पेस में आ गया तो उसको कहते हैं न्यूमोथोरेक्स। तो अल्टीमेटली क्या करेगा, ये इसको स्क्वीज कर देगा और यहाँ ब्लड का फ्लो काफी कम हो जाएगा, मतलब ब्लड नहीं आ सकता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ शॉक। चौथा होता है जिसको क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, मतलब ब्लड बॉडी में या वाटर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट बॉडी में उतना ही है, अंतर क्या है कि जो सर्कुलेशन में होना चाहिए, जो इस सर्कुलेशन में होना चाहिए वो सर्कुलेशन में नहीं है। वो क्या हो गया, या तो लीक करके जो है टिश्यू स्पेस में लीकेज, टिश्यू स्पेस में लीक करके चला गया, या फिर ये इतना डायलेट कर गया कि इसका ल्यूमेन बढ़ गया, इसका ब्लड फ्लो काफी कम हो गया, तो इसमें ब्लड है भी उतना ही लेकिन वो उसका यूज नहीं हो पा रहा है फॉर मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। तो ये कब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक? अब जैसे इसका एक एग्जांपल होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या होता है कि सडनली ड्यू टू कोई पॉइजन के कारण, वेनम के कारण या टॉक्सिन्स के कारण ब्लड वेसल जो है डायलेट कर जाएगा, सिस्टम डायलेट कर जाएगा तो ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा, क्योंकि उतना ब्लड रहते हुए भी वो प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। दूसरा है जैसे कि बहुत ज्यादा लीकेज हो जा रहा है, बहुत ज्यादा अदर टॉक्सिन्स के कारण, उसको सेप्टिक शॉक अगर कहते हैं। सेप्टिक शॉक जो है उसमें जो ड्यू टू इन्फेक्शन कैपिलरी परमेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है और पानी जो है बाहर निकल जाता है, तो वो प्रेशर को लो कर देता है और ये स्टेज जो है बहुत खराब होता है सेप्टिक शॉक का। ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है जिसको हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे। एक होता है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है, वो मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड में अगर इंजरी होता है, हमारे पीठ के अंदर में, ये बॉडी का रीढ़ का हड्डी है, इसके अंदर में स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो रीढ़ का हड्डी जब भी टूटेगा तो स्पाइनल इंजरी होगा, तो इसके नीचे जो लोअर एक्सट्रीमिटी, जो पैर है, ये बॉडी हो गया, तो लोअर एक्सट्रीमिटी में जितने वेन्स हैं वो सारे वेन्स जो है डायलेट कर जाएंगे और ब्लड का पूलिंग हो जाएगा लोअर एक्सट्रीमिटी में, और उसका जो है वो ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा। क्यों कि जब नीचे पूलिंग हो गया तो वेनस रिटर्न नहीं होगा, जो वेन से जो ब्लड जाता है लंग्स में वो नहीं जाएगा, और लंग्स में जब तक नहीं जाएगा तो फिर ऑक्सीजनेशन होकर हार्ट में नहीं लौटेगा। तो इस आधार पर जो है ये इसको हम लोग न्यूरोजेनिक शॉक करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक 3 तरह का हो गया, एनाफाइलेक्टिक, सेप्टिक एंड न्यूरोजेनिक। तो ये बेसिकली ये शॉक के इतने टाइप्स हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक किन कारणों से हुए उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है, और मैं अगला जो है सेप्टिक शॉक के बारे में एक अलग से उसके बारे में डिटेल्स मैं बताना चाहूँगा। सो आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू।